अभी हम पार्ट 3 अपना कवर करने वाले हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से आप हम क्या समझते हैं? पार्लियामेंट, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, लोक मतलब लोग आप समझ सकते हो। हाउस ऑफ द पीपल मतलब इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो लोगों के द्वारा आप और हम उनको वोट देकर वहाँ पे बैठाते हैं। इसमें हमारे 545 यानी कि 545 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं। हर 5 साल पे रिपीट रिपीट होता रहता है, आप चाहे वो सीएम का हो या फिर प्राइम मिनिस्टर का हो इलेक्शन। इट इज़ द मोर पावरफुल हाउस इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग। ये लॉ मेकिंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल हाउस है बिकॉज इसमें जनता, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जिसके पास लोगों की ताकत है, लाइक उनके पास वोट्स हैं ज़्यादा, वही पावर में होंगे और उन्हीं का रूल चलेगा। तो मैं ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं सपोर्ट करने वाले तो आप स्ट्रांग हुए, है ना? वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है। अब बात करते हैं राज्यसभा पे। काउंसिल ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं। 245 मेंबर्स हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द स्टेट असेंबलीज एंड इलेक्टेड बाय द लोकसभा मेंबर्स, यानी कि जो लोकसभा में हमने इलेक्ट किया, अब उस लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट करेंगे राज्यसभा के उसमें, राज्यसभा के मेंबर्स को। इसमें हमें इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबलीज एंड इलेक्टेड बाय द लोकसभा, है ना? तो लोकसभा से भी इलेक्ट होते हैं और असेंबलीज से भी इलेक्ट होते हैं। रिप्रेजेंट क्या करते हैं ये? द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जो हमारी यूटीज़ हैं, अब आप मुझे ये बताना कि हमने ये ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि कितने स्टेट हैं। मैं स्टेट लिख रहा हूँ, कितने स्टेट हैं कितने यूटीज़ हैं, ये आप खुद से सर्च करना। फंक्शंस क्या है? मेक्स लॉज, अप्रूव्स द बजट एंड होल्ड्स अ गवर्नमेंट अकाउंटेबल, है ना? तो यहाँ पे ये लॉ को अप्रूव करता है, लॉ को बनाते हैं और बजट्स को अप्रूव करते हैं। तो ये हमारे बोथ हाउसेस मिलकर करते हैं, ये इनके फंक्शंस हैं। अब आते हैं जुडिशरी ऑफ इंडिया। जुडिशरी ऑफ इंडिया में हायरार्की अगर हम समझें तो जुडिशरी ऑफ इंडिया में सबसे पहले क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। ये रहा हमारा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में हमारा ये सिचुएटेड है। अब इसमें थोड़ा सा और नॉलेज गेन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस। तो यहाँ पे 30 और जजेस हैं, तब भी इतने सारे कोर्ट को हमारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग में चलते हैं। तो आप समझ सकते हो कितना डीपली यहाँ पे हम उसको रिसर्च करते हैं, केस को लड़ते हैं, तब जाके कहीं पे किसी को जस्टिस मिलता है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस तो एक होते हैं बट 30 अदर जजेस भी होते हैं। इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मीनिंग इट चेक्स इफ लॉज आर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि आप रिव्यू करते हो, जैसे कि कोई अगर हम काम करते हैं उसका कोई रिव्यू देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज स्कूल में हो तो वहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट, जो आप होमवर्क करोगे उसका कोई रिव्यू देगा, टीचर्स आपको रिव्यू देंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, इसको करेक्ट करो। सेम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करता है कि वो चेक करते रहते हैं कि कहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में गलती हो रही है, कहाँ पे क्या पॉलिटिकल लीडर्स क्या गलती कर रहे हैं। वो उनको चेक करते हैं, उनको रिमाइंड दिलाते हैं, उनको पावर है कि वो ये सारी चीज़ें करें और वो करते हैं। हाई कोर्ट वो मतलब खुद से ले लेते हैं कि हाँ मतलब जैसे ही उनके पास जाने की जरूरत नहीं है कि कोई उनके पास जाएगा, कोई मान लो पॉलिटिशियन है वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एडवोकेट जाएगा तभी उनके ऊपर केस होगा, नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया तो खुद से ही उनको डिटेन कर सकता है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हाई कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट्स क्या है? देयर इज अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हर एक स्टेट में और हर एक यूटी में हमारा हाई कोर्ट प्रेजेंट होता है। एंड दे हैंडल सीरियस केसेस विद इन देयर ज्यूरिस्डिक्शन। इसका मतलब जितना उनका एरिया उनको डिफाइन होगा कि आप इतने एरिया का देख सकते हो, ज्यूरिस्डिक्शन होगा उनको, मतलब उतने एरिया का वो कवर करेंगे। उसमें जो भी केसेस होंगे वो आएंगे, वो हाई कोर्ट्स देखेंगे। तो ऐसे हमारे यूटीज़ में प्रेजेंट है हाई कोर्ट और स्टेट में हाई कोर्ट प्रेजेंट है, और ये हैंडल करते हैं सीरियस केसेस को। लोअर कोर्ट्स, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो, लोअर कोर्ट्स में क्या होता है? दीज इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स विच हैंडल मोस्ट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। मान लो सिविल केसेस इन द सेंस डाइवोर्स का हो गया, या फिर किसी के जो घर में आपस में लड़ाई होगी उससे रिलेटेड कोई केस है, या कोई क्रिमिनल केस है, छोटा मोटा क्रिमिनल केस है,
तो वो उसको हैंडल करते हैं लोअर कोर्ट्स। अगर लोअर कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हो। बट प्रेसिडेंट ने अगर एक बार डिनाई कर दिया कि हाँ, आप अगर अप्रूव कर दिया आपके फेवर में तब तो ठीक, अगर वहाँ पे डिसअप्रूव हो गया तो आप किसी के पास नहीं जा सकते, आपको वो पनिशमेंट वो मिलकर रहेगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारे गवर्नर होते हैं। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे हेड होते हैं स्टेट के, और ये अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। परफॉर्म्स मोस्टली ceremonial duties but has the power to appoint the chief minister and dissolve the legislative assembly। जैसे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है वैसे ही यहाँ पे गवर्नर को आप समझ लो प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट, और चीफ मिनिस्टर को आप मान सकते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मैंने क्या बोला? जैसे कि मैंने पार्ट 2 में कवर किया था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस। तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि वो सेरेमोनियल चीज़ें अटेंड करते हैं, बट जैसे इमरजेंसी लगती है उनकी ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, वहाँ पे उनका रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही स्टेट के लेवल पे, यानी कि यहाँ जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो गवर्नर होंगे वो मान लो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर को मान लो स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट, और चीफ मिनिस्टर का वो मान लो आप कि वो प्राइम मिनिस्टर है। उसी तरीके से ये भी वर्क करते हैं, बट यहाँ पे उनका जो वो लोअर आते हैं किससे? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से। तो आप ये समझ सकते हो कि गवर्नर का सेम यहाँ पे ड्यूटी है जो प्रेसिडेंट का होता है, और चीफ मिनिस्टर का भी सेम ड्यूटी है जो प्राइम मिनिस्टर का होता है फॉर ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर जो है ऑल ओवर स्टेट पे वर्क करते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। चीफ मिनिस्टर, सो द सीएम इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जो सीएम होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ होती हैं। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं इनको, बट इनके पास स्टेट सपोर्ट होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का। जैसे आप रिकॉल करोगे, प्राइम मिनिस्टर के पास होना चाहिए उनके लोकसभा का, उनके पास पावर होना चाहिए, मतलब कि वो पावर उनके पास होना चाहिए लोगों का, लोग उनको अपॉइंट करे होने चाहिए, उनके पास ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए, तभी प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को वो अपना काम कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली हमारा जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं सीएम को, बट सीएम के पास भी मेजोरिटी होनी चाहिए तभी वो सीएम कहलाएंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट, जस्ट अ सेकेंड, आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, उसके फिर नीचे गवर्नर, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको बोलते हैं अपर हाउस या लोअर हाउस। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में पहले आता है हमारे जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अदर कोर्ट्स। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लाइक द पार्लियामेंट मोस्ट स्टेट्स हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। आप अगर लखनऊ कभी आए होंगे तो लखनऊ में विधानसभा है, आप हजरतगंज आओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो ये जो विधानसभा है ये हर एक स्टेट में प्रेजेंट होगा मोस्टली केसेस में। हैंड हैव सेम एंड से सम हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि विधान परिषद, यानी कि विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं कहीं कहीं पे। अभी आते हैं लोकल गवर्नमेंट, यानी कि पंचायती राज। ये पंचायत चल रहा है ना, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या है, पंचायती राज डे हम कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। तो पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज ये किस में आते हैं? हमारे पंचायती राज आर्टिकल 73, सॉरी, इंट्रोड्यूस बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992, यानी 1992 में 73rd अमेंडमेंट लाके इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इट एम्पावर्स द लोकल बॉडीज एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी अगर आपस में कोई लड़ाई हो जाती है, कोई केस हो जाता है, तो वो पहले विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिजॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे। अगर वहाँ से रिजॉल्व नहीं मिलता तो वो आते हैं लोअर कोर्ट्स में, वहाँ नहीं मिलता तो जाते हैं अपर कोर्ट्स, यानी कि हाई कोर्ट, अगर वहाँ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट। द सिस्टम हैज़ 3 टीयर्स लाइक ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, यानी कि आपस में आप जो छोटे छोटे गांव देखते हो उनके लेवल पे कोई एक हेड होगा वहाँ पे, उसके पास आप जाएंगे कि देखो इन्होंने मेरे घर के आगे रोड बना दी, यहाँ पे पानी बह रहा है, जो आप देखते हो कि अगर आप गाँव से हो थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होगे कि वहाँ पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती, बोलते हैं कि हम प्रधान के पास चले जाएंगे, है ना।
तो प्रधान कौन है? वही ग्राम पंचायत के हेड। पंचायती समिति ब्लॉक लेवल। अब मान लो जो बहुत सारे ग्राम को मिक्स करके एक तरह एक जुट करके बोलते हैं उसको ब्लॉक। यानी कि ग्राम पंचायत को मिक्स कर दोगे एक जगह पे तो उनको बोलेंगे ब्लॉक। ब्लॉक को एक जगह मिक्स करके रख दोगे तो उनको बोलेंगे जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। म्यूनिसिपैलिटीज तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज दैट डील विद द सर्विस लाइक सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एंड रोड्स। तो सबसे बड़ा म्यूनिसिपल पार्टी हमारे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सो अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं ये जो डील करते हैं हमारे सैनिटेशन में, यानी कि जो हमारे सीवर लाइंस होती हैं उनको बिछाने में, वाटर की सप्लाई करने में और रोड्स बनाने में, जिसको आप नगर निगम के नाम से जानते होंगे, उसी को बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। सो नगर निगम का काम क्या होता है कि नगर में जो भी यहाँ पे विकास का काम करना हो वो नगर निगम के अंडर आता है। और इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी होता है बिकॉज इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट फंड्स आते हैं तो लोग आपस में ही खा जाते हैं, फिर रोड्स वगैरह सही से बनते नहीं। सो अगर आप उस लेवल तक जाना तो अच्छे से काम हो ये श्योर करना। इंक्लूड्स म्यूनसिपैलिटीज़ फॉर टाउन्स एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर बिग सिटीज़। सो ये इंक्लूड क्या करते हैं? म्यूनसिपैलिटीज़ फॉर टाउन यानी टाउन को इंक्लूड करते हैं, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर बिग सिटीज़। नाउ इलेक्शन इज इन इंडिया। Elections are held to choose representative of for parliament, state assemblies, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। तो देखो, नगर निगम हो गया, आपका पंचायत हो गया, स्टेट असेंबली हो गई या फिर पार्लियामेंट हो गया। इसमें हमारे क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं और इसमें लोग चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन कमीशन सो एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री। जैसा कि आप अभी करंट न्यूज़ में देख रहोगे, इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, बट वो सामने आके बोल रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। इफ़ यू हैव द प्रूफ, आप एक हलफनामा दो और उसके बाद हम अप्रूव करेंगे और फिर हम अपने ऊपर जांच बैठाएंगे कि हमने सही किया है या गलत किया है। और अगर आप गलत पाए जाओगे तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। बट ये जो अपोजिंग लीडर है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये आप खुद से न्यूज़ में देखना तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा, इसलिए मैंने ये आपको न्यूज़ बताई। अब ये इट इंश्योर्स दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन अ ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल मैनर। तो ये इसीलिए बॉडी बनी है कि ये इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शन कंडक्ट हो, इसीलिए पूरी बॉडी ही इलेक्शन कमीशन बनाई गई है। तो इसका बहुत क्रूशियल रोल है हमारे संविधान में। अपकमिंग इलेक्शंस की बात करें 25-26 की, सो स्टेट हमारे दिल्ली, बिहार, असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इलेक्शन है 2025 में। हमारे दिल्ली में इलेक्शन है, बिहार में है फेब 2000, और ये करंट टेन्योर इसका 2023 से फेब 2020 से 23। और राज्यसभा का है, उसके बाद यहाँ पे बिहार के लिए सीट्स देख सकते हो आप, असम में कितने सीट्स हैं, केरला और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो अगर आप ये सीट्स को नहीं समझ पा रहे हो तो सीट्स बेसिकली होता है, मान लो आपके आपके पास एक छोटा सा एरिया है दे रखा है, मान लो आपके पास एक पार्क दे रखा है, उसमें 20 सीटें पार्क में हैं और यहाँ पे आप बोलो कि मैं इसमें से मैक्सिमम सीट्स ले लूँगा अपने परिवार के लिए। तो इसमें आप जाओगे, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बना दोगे और बोलोगे कि आप इस सीट्स के लिए फ़ाइट करो और लोगों को इससे मत बैठने देना। तो ये लोग आपके लिए फ़ाइट करेंगे, इनको आप कुछ एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ एम्प्लॉय करोगे तभी आप फेवर में काम करेंगे, तो इनको आप बेनिफिट्स दोगे, है ना। तो वो बेनिफिट्स कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि वो क्या चाहते हैं। सो ये कार्यकर्ता जो होते हैं उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लोग आपके लिए यहाँ पे सीट्स को अपने तरफ रखेंगे, यानी कि लड़के झगड़ के इन द सेंस वोट्स लेके, लड़के झगड़ के मतलब वोट्स लेके कि हाँ हम यहाँ पे बैठेंगे। तो ये छोटे छोटे जो मिक्स छोटी छोटी पार्टीज होती हैं उनको एक ग्रुप करके फिर होता है कि हाँ कि इस करंट पार्टी को इतने सीट्स मिले हैं। छोटे छोटे जो हमारे कार्यकर्ता उन्होंने एक एक सीट लेकर हर एक टाउन, हर एक डिस्ट्रिक्ट से लेके हर एक पंचायत, हर एक विलेज से लेके ये सीटें अपने अंदर इंक्लूड करी हैं। और फाइनली हमने 7 सीटों के लिए, यहाँ मान लो यहाँ पे टोटल 20 सीटें थी। अब मान लेते हैं कि हमने एग्जाम्पल ले लिया आसाम का, तो ये समझ लो कि पूरी हमारी आसाम है, इसमें 7 सीटें हैं। तो यहाँ पर आप आए और यहाँ पे आपने 4 सीटें ले ली, तो आप मेजोरिटी में चले गए और आपने यहाँ पे अपना फॉर्म कर लिया गवर्नमेंट, है ना। तो यही चीज़ बेसिकली सीट्स का मतलब यही होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई सीट पे आपके कोई बैठ गया, आप बस मैंने लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए आपको ये चीज़ बताई। इमरजेंसी प्रोविंसेस, सॉरी इमरजेंसी प्रोविजंस।
सो इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा आर्टिकल 352 टू 355 हम इसमें बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हमारा नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमें नारी नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। कब लगी है ये आप रिसर्च करना और खुद से ढूंढने की कोशिश करना। सो डिक्लेयर्ड व्हेन देयर इज़ अ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो ये कब लगता है, जब कोई वॉर वाली जैसी सिचुएशन आ जाती है, कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाता है, कोई बाहरी तत्व आके यहाँ पे अग्रेशन फैलाता है तब, या फिर अंदर के ही लोगों ने रिबेल कर दिया, अंदर के लोग यानी कि हमारे खुद के कंट्री में लोगों ने फाइट करना शुरू कर दिया, तब वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के अंडर। और स्टेट इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 356 के अंडर आती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 360 के अंदर आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सो इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सीएजी, फाइनेंस कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन जैसे कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। यूपीएससी हमारे आईएएस आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विस लाइक आईएफएस इन सब को चूज करने के लिए होता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, ऑडिट्स गवर्नमेंट अकाउंट एंड इंश्योर प्रॉपर सर्च ऑफ पब्लिक फंड्स। ये सीएजी जो होते हैं ये मान लो आपके खजांची होते हैं, मतलब कि आप समझ सकते हो जैसे मुंशी होते हैं वही वाला काम ही करते हैं, मतलब कि ऑडिटर जनरल होते हैं एट अ हायर लेवल। तो यहाँ पे वो जो भी पब्लिक का फंड होता है, जो कि राजकोष होता है हमारे देश का, उसको मैनेज करते हैं कि प्रॉपर फंड जो हो सही जगह यूज हो, सही जगह डिप्लॉय हो, जो भी पब्लिक यहाँ पे टैक्स पे कर रही है। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, रिकमेंड करता है हाउ रेवेन्यू शुड बी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द गवर्नमेंट एंड स्टेट। ये रेवेन्यू को बांटते हैं कि सेंट्रल में कितना जाना चाहिए, गवर्नमेंट और स्टेट में कितना जाना चाहिए, और किस जगह पे ये सारी चीज़ें लगनी चाहिए। सो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप आपने अभी तक पूरा पॉलिटी समझ लिया होगा कि कैसे हमारा फॉर्म होता है गवर्नमेंट, क्या वर्क होता है, कैसे क्या अपॉइंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप अभी तक समझ गए होंगे।